फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम 15 मिनट में समझेंगे। तो कौन कौन सी बातें जो फॉरेन एक्सचेंज रेट में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये समझेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। दूसरा हम समझेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में समझेंगे जो कि किससे रिलेटेड होगी, करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी डिवैल्यूएशन, करेंसी रीवैल्यूएशन। इस चार टर्मिनोलॉजी के बारे में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि ये चार टर्मिनोलॉजी किस तरीके से इकोनॉमी को हैम्पर करती है। फिर हम जो समझने जा रहे हैं वो समझेंगे कितने तरह के फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं और द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम ये समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है और वो कितने तरह का होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है, किसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को अगर ध्यान से देखोगे तो हम जनरल भाषा में ये कहते हैं कि $1 83 रुपीज का है, ऐसा हम समझते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, 83 रुपीज देने जा रहे हैं $1 के लिए। मतलब हम अपनी करेंसी 83 रुपीज देने को तैयार है, किस चीज के लिए, $1 को खरीदने के लिए। और इस रेट को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, तो डेफिनेशन ही क्लियर डिफाइन कर रहा है, द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर। मतलब जिस रेट पे हम एक करेंसी को दूसरे करेंसी के लिए एक्सचेंज करते हैं उस रेट को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे $1 के लिए हम कितना रुपए देने को तैयार है, 83 रुपीज देने को तैयार है और इस रेट को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब दो तरह की टर्मिनोलॉजी आती है। एक टर्मिनोलॉजी आती है करेंसी एप्रिसिएशन, एक टर्मिनोलॉजी आती है करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन क्या है और करेंसी डेप्रिसिएशन क्या है। अगर $1 की कीमत 83 रुपीज है, मतलब क्या हो रहा है, $1 की कीमत 83 रुपीज है और वो कीमत आज घटकर 63 हो जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम 83 रुपीज दे रहे थे, अब हम उस डॉलर के लिए कितना रुपए देने को तैयार है, 63 रुपीज देने को तैयार। मतलब ध्यान से समझोगे तो जैसे हम 63 देने को तैयार है तो इसको इस जगह पे आपको भले दिख रहा है कि करेंसी कम हो गई, पैसा कम हो गया, लेकिन यहां पर हम गेन कर गए। में जो हम मनी देने को तैयार है, अगर वो मनी घट कर 63 पे आ जाए, पहले 83 से 63 पे आ जाए, तो उसको हम कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। उस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। लेकिन अगर ये 83 रुपीज आगे चलकर 90 रुपए में बदल जाए, कन्वर्ट हो जाए, मतलब पहले हम 83 रुपीज देने को तैयार थे, अब हम 90 रुपए देने को तैयार है। तो अगर हम 90 रुपए देने को तैयार है तो इसको आपको भले ये दिख रहा हो कि ये इंक्रीज हो गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ही $1 के लिए हम अपने किसी भी कितना रुपए देने को तैयार है, 90 रुपए देने को तैयार है। और इस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। तो करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन जनरल ये टर्मिनोलॉजी है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट में इस्तेमाल किया जाता है। और करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब ये हुआ कि जब आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाए, और मतलब कि जितना आप दे रहे थे उससे कम आपको देना पड़े, तो उसको हम कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। मतलब अगर हमको कम देना पड़ेगा तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट पे मेरा पैसा, मेरा जो मनी का पावर है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी करेंसी क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि डिक्रीज हो रहा, अगर डिक्रीज हो रहा हो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की जो कीमत है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर इसका वैल्यू कम हो रहा होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन। तो दो टर्मिनोलॉजी क्लियर है, एक होता है करेंसी एप्रिसिएशन, एक होता है करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डीवैल्यूएशन क्या हुआ, एक चाइना का एग्जांपल लेते हैं। चाइना जब मार्केट में जब आने की कोशिश किया तो उसने सबसे बड़ा एक लार्ज प्रोडक्शन किया।
अब वो लार्ज प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन मार्केट में उसको बेचना था। मार्केट में बेचने गया तो पता चला कि कोई खरीदने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि महंगा पड़ रहा है। तो उसने अपनी करेंसी की वैल्यू खुद से घटा दी। अगर कोई गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू खुद से घटा दे तो उसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो तीसरी टर्मिनोलॉजी ये है, इसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब ये हुआ कि जब सरकार अपना करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में खुद ही रिड्यूस कर दे तो उसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अब डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जनरली कंट्री करती क्यों है? वो चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको क्या मिले? एक्सपोर्ट मिले। मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा उनके गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदें। तो चाइना ने भी यही किया, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किया, जब बेचने की बारी आई तो अपनी वैल्यू घटा दिया तो उनका प्राइस चीपर हो और बाकी का मजबूत हो गया तो धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट होना चालू हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने लगे। तो आज आप देखेंगे कि जितना भी छोटे लेवल पे जितनी भी सर्विसेज है, जितने भी गुड्स है, वो सारी चीजें किसके द्वारा प्रोक्योर्ड की जा रही है, मैन्युफैक्चर्ड की जा रही है, वो हमेशा एक चाइनीज प्रोडक्ट है। तो इसीलिए क्या हुआ कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट अपना वैल्यू ऑफ करेंसी खुद ही घटा देती है, और जब वो खुद ही घटा देती है तो उसको हम कहते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। जस्ट उल्टा रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, मतलब हम क्या हुआ, हमने अपनी करेंसी की वैल्यू खुद ही बढ़ा दी। हमको कोई मतलब नहीं था डिमांड एंड सप्लाई से, हमने अपनी वैल्यू ऑफ करेंसी खुद ही बढ़ा दी। जब हम खुद बढ़ा देते हैं इंटरनेशनल मार्केट पे तो इसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। मतलब जो गवर्नमेंट अपना डोमेस्टिक करेंसी की कीमत अगर खुद ही मार्केट में बढ़ा दे तो उसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ। फॉरेन एक्सचेंज रेट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं। एक होता है फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट, और तीसरा होता है मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहला चीज जो हम समझने जा रहे हैं वो हम समझेंगे कि फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। इसको कहते हैं फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। दूसरे में हम समझेंगे कि फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, और तीसरे में हम समझेंगे कि मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो सबसे पहला पार्ट ये आता है कि फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। जैसे भारत का 100 रुपए, नेपाल का 160 रुपए। अब मेरे को बताइए कि क्या इसमें कभी चेंजेस आया? जब से हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद से कोई चीज इसमें चेंजेस आया? नहीं। अब इस रेट को हम कहते हैं फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब हमने क्या किया, हमको पता था कि नेपाल आगे चल के अगर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे अगर अपने प्राइस को डिसाइड करता तो उसकी पूरी इकोनॉमी तबाह हो जाती, खत्म हो जाती, उसको कोई खरीदने वाला नहीं मिलता। तो भारत ने इंश्योर किया कि तुम मेरे सारे गुड्स एंड सर्विसेज को तुम खरीद लोगे। आज भी नेपाल में 90% जो प्रोडक्शन है, 90% जो सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो किसका है? वो भारत का है। क्यों है? क्योंकि इस रेट के कारण है। क्योंकि उसको सबसे सस्ता अगर कहीं कोई चीज मिल रहा है तो वो भारतीय प्रोडक्ट को खरीदने से उसको सस्ता मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर 100 रुपए भारत का, 160 रुपए नेपाल का, वो उसमें कोई भी चेंजेस आज तक नहीं आए। इस रेट को हम कहते हैं फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब जरा ध्यान से समझते हैं कि फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट है क्या, किसको कहते हैं फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो नेपाल और भारत में क्या हुआ, हमने अपने रेट को फिक्स कर दिया। जब हम अपने रेट को फिक्स कर दिए तो इस रेट को हम क्या कह दिए? फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब बेसिक पर्पस क्या था कि ताकि हम फॉरेन ट्रेड में स्टेबिलिटी बनाए रखें। बेसिक पर्पस क्या था फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट का? नेपाल ने ऐसा क्यों किया कि भारत के साथ इस तरह का समझौता किया? वो इसलिए किया ताकि वो चाहता है कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड की स्टेबिलिटी है, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो उसको मिल रहा है वो हमेशा मिलते रहे, उसमें कोई भी चेंजेस ना आए। दूसरी बात,
दूसरी बात, वो चाहता था कि वो कैपिटल मूवमेंट अच्छे से हो सके, कैपिटल गुड्स के मूवमेंट अच्छे से हो सके, इकोनॉमी के बीच में लेन देन बना रहे। इसलिए हम कुछ जगह पर फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट को फॉलो करते हैं, हम फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट को फॉलो नहीं करते। अब बात यह आती है कि फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, तो उसको हम पेगिंग के नाम से भी जानते हैं और उसको हम पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी के नाम से भी जानते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, वो रेट जहां पे गवर्नमेंट खुद अपने रेट को दूसरी कंट्री के रुपए के कंटेक्स्ट में फिक्स्ड कर देती है, उस रेट को हम फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब अगर आज से 10 साल पहले की बात करें तो हमें क्या पता था, हमें यह पता था कि $1 की कीमत कितनी, 47, 48, 49 इस तरह से थी। लेकिन आज अगर हम बात करें कि $1 की कीमत कितनी, तो वो हो गई 83 रुपीज। अब मेरे को बताइए कि पहले 47 था, अब 83 हो गया, ऐसा क्यों हुआ? ये एक कारण के हुआ और उस कारण को हम कहते हैं फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है? फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है वो रेट जो कि डिटरमाइन कौन कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस डिसाइड कर रहा है। मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसी है, वो डिसाइड कर रहा है कि $1 की कीमत आज कितनी। अगर इस तरीके से कोई रेट निकाला जा रहा है तो उस रेट को हम कहते हैं फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बढ़ने से मतलब क्या है कि अगर बढ़ गया 83 से 90 रुपीस हो गया तो उसको हम क्या कह रहे हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन कह रहे हैं। और अगर 83 से 63 हो गया तो उसको हम, अगर घट गया तो उसको हम कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। मतलब ध्यान से समझे कि इस रेट को कौन डिफाइन कर रहा है, फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट को कौन डिसाइड कर रहा है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से किसी चीज की प्राइस डिसाइड हो रही है तो उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट, और हम दूसरी भाषा में इसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के नाम से भी जानते हैं। और मजे की बात यह है कि फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ मजे की बात यह है कि इसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। जो भी मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है उसके बेसिस पे हमको उस प्राइस को अडॉप्ट करना पड़ता है। अब बात ये आती है द वैल्यू फ्लक्चुएट। अब वैल्यू कैसे फ्लक्चुएट कर रही है? वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है ऑन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, या मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसके बेसिस पे डिसाइड होता है। तो इस तरह के एक्सचेंज रेट को हम कहते हैं फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट। मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो हम लोग दो चीज पढ़ चुके हैं, एक होता है फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक होता है फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज, एक होता है मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रेट। मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? तो कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी इसमें ऐड हो जाती है, वो ये कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो जाता है, मतलब सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन हो जाता है। सेंट्रल बैंक उसको कंट्रोल कर रही होती है। अगर फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ अगर सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रही है किसी एक्सचेंज रेट को, तो उसको हम कहते हैं मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए सरकार ने 83 लाख करोड़ रुपए मार्केट से उठाया, लोन लिया। अब 83 लाख रुपीस कब लिया? जब $1 की कीमत कितनी थी? 83 रुपीस थी। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर एक रुपए की कीमत, $1 की कीमत 150 रुपए हो जाए तो ये लोन 83 लाख रुपए का ये किस में बदल जाएगा? 150 लाख करोड़ के लोन में तब्दील हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिए, तो अगर 83 लाख रुपीस पे अगर 10% भी ब्याज लग रहा है तो सरकार कितना रुपए ब्याज भरेगी? लगभग 8.3 लाख
करोड़ का ब्याज भरेगी। तो कितना बड़ा नुकसान एक कंट्री को उठाना पड़ेगा।